बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज 9वां रोज़ा है। PTV न्यूज़ की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में फ़ारूक हसन और सारा भट्टी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सारा, कैसा रोज़ा गुजरा? आज बहुत अच्छा गुजरा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। बारिश नहीं हो रही, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग जिनको कन्वेंस में मसला होता था और ट्रांसपोर्टेशन में बाइक्स वगैरह में जो मसला होता था वो आज तो नहीं उनको है। और बादल भी हैं और मौसम भी सर्द है, तो बारिश वाला मज़ा है बगैर बारिश के। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, फॉर्मेट थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको कर दूं। उसका टॉपिक ऑफ द डे सारा आपको बताएंगे क्या है। हमारे साथ शेफ़ तौकीर हस्बे रिवायत मौजूद हैं। आज एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। कुछ चाइनीज़ रेसिपी आज लेके आए हैं, थाई रेसिपी लेके आए हैं। तौकीर अहमद साहब, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और हस्बे रिवायत हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कारी ज़ीशान हैदर साहब। और हमारी आज की बड़ी ही ख़ास मेहमान, जिनको हम पहले इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, इसलिए हमने उन्हें ख़ुसूसन दोबारा बुलाए। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं रिलीफ वर्क के हवाले से सैलाबज़दा इलाकों में, और उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी है कलनरीज़ ऑफ बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान की डिशेस के हवाले से बात करेंगी। नीलोफर काजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक क्या है सारा? आज का टॉपिक है इंसानी हकूक़। Okay. और इस्लाम में हर शख्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। और ये क्लैरिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस्लाम बिलीव ही इक्वालिटी और मसावात पर करता है। और हमारे रिलीजन में किसी शख्स को भी, गोरा हो, काला हो, मर्द हो, औरत हो, किसी शख्स को दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं, सवाए अमालात की वजह से। हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फर्क हासिल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसानी हकूक़ की जब आपने बात की तो बिल्कुल हमारा मज़हब भी इस चीज़ की तलकीन करता है। कुछ बुनियादी अरकान हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। और तमाम तर इंसान बराबर हैं, रंग, मज़हब, नस्ल से बालातर होके सबको अल्लाह ताला एक जानता है जी। और हमारे और इंसानी हकूक़, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ अल्लाह दोनों बहुत अच्छी तरीके से लिंक्ड हैं। हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर भी मौजूद होंगे कुछ देर बाद। तो आई थिंक ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी ज़ीशान हैदर साहब से कि वो ये सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा
तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। लहुमुल बुश्रा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी शान साहब। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचाइयों की कोई हद न हो, जहां के खूबसूरत मनाजिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करता इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ड रूट पर वाक़े, जहां आपकी खुशी, आपका मयार, आपका इत्मीनान और आपके अपनों का साथ हो। न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। आपको खबर देंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट, ये मुकदमा 1 मार्च के फैसले का तसलसल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि पहले रोज से कहता रहा कि अदालत पहले 1 मार्च के फैसले का तनाज़ा हल करे। इस पर हम बात करेंगे। एजाज हुसैन सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा, ये मुकदमा 1 मार्च के फैसले का तसलसल है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये नोट आया है। जी, ऐसा है कि जब समाज शुरू हुई थी पीर के रोज, तो उसी रोज ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहना शुरू किया था कि जो 30 अप्रैल का फैसला पहले उसका डिसाइड कर लिया जाए कि वो 2-3 की अक्सरियत से है या 4-3 की अक्सरियत से है। उनका ये कहना था कि 2 जजेस ने, जस्टिस यही अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला ने पहले जो है वो एक फैसला दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज खुद नोटिस जो है उसको मुस्तरद किया जाता है क्योंकि ये कब्ल अज़ वक्त है। साथ उनका ये भी कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अपने बारे में कहा कि मैंने भी वो इस तरह 4 जजेस बन जाती हैं। चारों जजेस ने जो है वो उस मुस्तरद कर दिया था आज खुद नोटिस की कार्रवाई को।
तो उसके बाद कोई सवाल रहता नहीं है कि 3-2 की अक्सरियत से फैसला है। 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, ये इसको 7 रुकनी बेंच का फैसला तस्वर किया जाए और 4-3 की अक्सरियत से समझा जाए। आज का जो उनका नोट है वो भी इसी हवाले से है कि मैं पहले रोज से ये कहता रहा था कि ये जो मामला है तनाज़ा वो 4-3 वाला या 3-2 वाला उसको हल किया जाए और जो 30 अप्रैल का ऑर्डर ऑफ द डे है उसको जारी किया जाए। ये बार बार कोर्ट के अंदर भी बात कही, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि बेंच के रुकन थे 5 रुकनी बेंच के, उनके साथ इस हवाले से काफी इस बहस भी हुई। उनका ये कहना था कि ये मामला अक़लियती का है, अक़लियत किसी तौर आइन या कानून के मुताबिक खुद को जो है वो अक्सरियत में तब्दील नहीं कर सकती। जो बेंच है वो 5 रुकनी बेंच था और 5 रुकनी बेंच ने ही 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया था। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपनी राय पर कायम है और उनका जो कल एक उनका रिमार्क्स भी आए थे, उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो उनका फैसला है वो उस पर वो हर्फ बहर्फ कायम है, यानी 30 अप्रैल का जो फैसला है उस पर जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया है, बेसिकली ये इख्तिलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जो कि इनकी तरफ से भी है क्योंकि इन्होंने उससे अग्री किया था। तो वो उनका ये कहना है कि वो अपने फैसले के हर्फ पर कायम है और जब तक ये मामला हल नहीं होता 30 अप्रैल के फैसले का कि कौन सा फैसला जो है ऑर्डर ऑफ द डे है, ये तनाज़ा रहेगा। इसी हवाले से उन्होंने आज ये फिर नोट तहरीर किया है। जी एजाज हुसैन, हमें आप इसके हवाले से बता रहे थे कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये नोट जारी हुआ है और ये थी PTV ताज़ा तरीन। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। जी बहुत शुक्रिया सारा। ख़वातीन हज़रात, हम पहले तौकीर साहब से पूछते हैं कि आज की रेसिपी क्या है और उसके बाद मेहमानों की तरफ चलेंगे। तौकीर भाई, आज क्या बना रहे हैं आप? फ़ारूक, आज हम बना रहे हैं थाई ऑयस्टर चिकन। ओके। इट गोज इन बिटवीन थाई एंड चाइनीज़। ओके। आप थाई और चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो दोनों जगह इसको सर्व करते हैं। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल, बड़ा ही सादा सा है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। जैसे उस दिन आप ऑरेंज चिकन अच्छा लगा था, तो इसी तरह आज भी आप इसको ना यू विल लाइक दिस डिश। बड़ी लाइट सी है, इजी टू मेक, घर में खासकर और दस्तरखान पे रमज़ान में बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर करेंगे? जी जी, इसमें हमने चिकन, इसको ब्रेस्ट को लिया, उसको स्लाइस किया। स्लाइस करने के बाद हमने इसको मैरिनेट किया है मैदे से और कॉर्नफ्लावर से। करने के बाद फिर हमने 2 अंडे डाले इसमें। डालने के बाद हमने इसको मिक्स करके हमने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में एटलीस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट। रीज़न वही है कि ये थोड़ा सा ना जो मीट है वो सेटल हो जाएगा और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा बबली एरी होगा और मुंह में आपके क्रंच आएगा और क्रिस्पी सा। हाँ जी, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जब आप किसी शेफ से इस तरह की कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं कि ये आपको टेस्ट में कैसे देगा। ये व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जी, आप देख रहे हैं। और फिर हमने सौते करनी है, इसमें ब्लैक मशरूम इसमें स्पेशली यूज़ कर रहे हैं इसमें, और ऑयस्टर सॉस है, बाकी छोटी छोटी सॉसेज हैं जो हम आपको बताएंगे साथ जैसे आपका शो चलेगा। हम कोई भी मशरूम्स यूज कर सकते हैं या ब्लैक मशरूम ही पर्टिकुलरली? कोई भी, लेकिन द टेस्ट लाइक पर्टिकुलर ज़्यादा बेहतर होगा ना। ब्लैक फ्रेश यहाँ से मिल जाते हैं आपको। सही, ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ गेस्ट एक ज्वाइन किया जी, रिलीजियस स्कॉलर हैं प्रोफेसर मसूद अहमद अलवी साहब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारी ट्रांसलेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंसानी हकूक़ पे है, उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीलूफर आपके पास आएंगे। अच्छा। आपने पूरा, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ जी, नीलूफर कम्स फ्रॉम अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली। इनके जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान फॉरेन सर्विस में थे और एम्बेसडर रहे हैं इंडिया में भी और बहुत से और ममालिक में। अशरफ जहांगीर कादी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उनके मेरे मुलाकात है उनके साथ। आप नीलूफर, ताल्लुक बलूचिस्तान से है,
आपने बलूचिस्तान को के इशू को उजागर करने के लिए वहाँ की जो डिशेज़ हैं जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत कम लोगों का वहाँ पे विज़िट हुआ जी। आपने एक किताब लिखी बड़ी ज़बरदस्त जो कि यूके से पब्लिश हुई जी। और उस हवाले से थोड़ा सा पहले बताएं, फिर आपके रिलीफ वर्क के हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया सना और शुक्रिया सारा एंड फारूक। सारा एंड फारूक जी। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क को बेहतर तरह से समझूं और जानूं। जैसे आपने कहा मेरी जो पेरेंट्स थे वो फॉरेन ऑफिस में थे, सो मेरी बहन और मैं काफ़ी हद तक पाकिस्तान से बाहर हमारी परवरिश हुई। सही। सो जब मैं वापस आई 2005 में, जब अर्थक्वेक हुआ यहाँ, बहुत घिनौनी किस्म का जो हमारा अर्थक्वेक था, पहले तो 7-8 साल उसी में गुजरे, यू नो, डेवलपमेंट वर्क में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत। जब वो सारा काम ख़त्म हुआ, मैंने वही सोचा कि अब मैं अपने मुल्क को कैसे बेहतर समझूं। सही। और मैं बलूचिस्तान से हूँ, जैसे आपने कहा, और मुझे खाने की बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने खाने के तहत अपना मुल्क समझें। ओके। उसका मतलब क्या है? हम समझते हैं कि जो हमारे कुक बुक्स में है, जो हमारे ढाबों में है, हमारे रेस्टोरेंट्स में है, उनकी जो घरों में तो बाहर नहीं है ना, वो तो अंदर है। सो जो जैसे लोग समझते हैं और हम भी खुद समझते हैं कि पाकिस्तानी खाने क्या हैं, इन चीज़ों में ही होते हैं ना, या किताब में होते हैं, या रेस्टोरेंट्स में होते हैं, या ढाबों में होते हैं, इसी तरह ही हम समझते हैं। मगर अगर हम देखें कि इन इलाकों में हमारा खाना क्या दिखाई देता है, वो बहुत लिमिटेड है। और ये मुझे समझ आई जब 2010 एक सैलाब हुआ, जैसे आपको पता है, और मैंने बहुत टाइम सिंध में गुजारा। और वहाँ की जो रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ के जो ढाबे हैं, वो सिंधी खाना नहीं, सिंध के नवाही इलाके यानी जो रूरल एरिया, बिल्कुल उनके जो ढाबे, रेस्टोरेंट्स, मोटेल्स में कोई सिंधी खाना था ही नहीं। वही मुगलाई, दाल मखनी, यू नो, चिकन कढ़ाई, यू नो, जो इवन चपली कबाब, पुलाव जो केपी से हैं, चलो कभी कभी, एक्चुअली नहीं, सिंधी बिरयानी भी नहीं थी, वो सिर्फ कराची में मुझे नजर आया। यानी आपको सिंधी खाना मुझे सिंध में मिल नहीं रहा था। ठीक है। इस पे मुझे बहुत कश्मकश हुई, और फिर मैंने नोट किया कि अब देखते हैं दूसरी जगह में यही ट्रेंड है, और यही था ट्रेंड, यही था। ठीक। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रिकॉर्ड करूंगी, लोगों के घर, लोगों के कम्युनिटीज़ में जाके उनके साथ बात करूं कि आपके खाने हैं नहीं, या आप छुपा रहे हैं, और अगर छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं। सो इस पे एक मेरी प्रोजेक्ट जैसे आप कह सकते हैं। और आपने अपने आबाई इलाके का इंतखाब किया, बलूचिस्तान। वो भी बलूचिस्तान भी, और 100 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में। और इस प्रोग्राम का नाम था पाकिस्तान ऑन अ प्लेट। सो जब कोविड आया और मैं ट्रैवल नहीं कर सकी, फिर मैंने किताब लिखी। ओके। आपने अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो एक किताब बंद किया इसमें। जी, और जो बलूचिस्तान के हवाले से, केपी के हवाले से एक अलग किताब होगी, और सिंध और पंजाब के तो दो किताबें होनी चाहिए ना, एक तो खानों की होनी चाहिए और एक वो एडवेंचर्स की जो आपने। इसमें सारा मिक्स है। वैसे पता है, सारा मिक्स है। सबसे मुझे अच्छी जो चीज़ लगी थी इस किताब में वो ये थी कि यूजुअली कुक बुक्स में हमेशा रेसिपीज होती हैं और कुछ छोटी सी एनेक्डोट या स्टोरी लिखी जाती है, लेकिन आपने इसके अंदर प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है, आपने कल्चर के बारे में बताया हुआ है, ट्रेडिशंस के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये जो बुक है ये एक स्टोरी है उस रीजन की, जी, लेकिन इन द वर्ड्स ऑफ फूड, जी, बेसिकली थ्रू फूड। मैं आपको इस सूबे की तारीख, 9000 साल की तारीख आपके साथ शेयर करती हूँ। मेहरगढ़
बोलान बोलान डिस्ट्रिक्ट में है, मेहरगढ़। आप लोगों ने सुना होगा इंडस सिविलाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल। ये 2500 साल उससे भी पुराना है। ओके। सो इस इलाके में मेहरगढ़ जो कहता था, यहाँ पहली बार ह्यूमन बीइंग्स सेटल्ड और यहाँ इनने काश्त करना शुरू किया और इनने ब्रेड और डबल रोटी और या रोटी पहली बार उनने इन्वेंट किया। और वो जो रेसिपी है उसका नाम है कक, और वो अभी तक बलूचिस्तान में उसी तरह वो ब्रेड बनाते हैं। वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है बलोची? फेवरेट डिश तो नहीं कह सकते, और बलोची नहीं, बलूचिस्तानी। इसलिए जैसे आपको पता है बलूचिस्तान में बहुत किस्म के लोग हैं, ग्वादरी में अलग किस्म के लोग हैं, बलोची हैं, ब्रावी हैं, पुख्तून हैं, हज़ारा हैं, और फिर बहुत दूसरे भी किस्म के जो लोग वहाँ सेटल हुए हैं सदियों से, वो भी बलूचिस्तानी हैं। सो हमारा जो कहते हैं घर है बलूचिस्तान, वो बहुत ज़ुबानें और बहुत किस्म के लोग हैं, मल्टी एथनिसिटीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर अब एक और चीज़ बताएं, एक तो आप लेकर आई हैं इंग्रेडिएंट्स भी जी, हमें जी, दिखाने के लिए लेकर आई हैं, यूनिक इंग्रेडिएंट्स, यूनिक बहुत ज़्यादा। अच्छा फिर आप एक और चीज़ बताएं कि इसको ऑब्वियसली रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगा होगा। जी जी। तो आपको कितना वक्त लगा था कि आपने पहले प्रोग्राम प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद आपने किताब लिखी, तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक? और या फिर आप इस प्रोजेक्ट पर स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी या किसी और प्रोजेक्ट पर भी साथ काम कर रही थी? मैं मल्टीटास्किंग बहुत करती हूँ। बलूचिस्तान जैसे मैंने कहा है वो मेरा ही सूबा है और मेरे अपना घर भी है पिशीन में। सो किताब में वो चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरी जो दादी उनकी जो स्टोरीज़ थी, मेरे जो नानी अम्मा जैसे कह सकते हैं, जो मगर जो बलूचिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ था, इसलिए मेरी अम्मी अफरीदी हैं, मगर हाँ एक अफरीदी कम्युनिटी बलूचिस्तान में भी हैं, तो उनकी भी स्टोरीज़ इस किताब में हैं। और फिर 1935 में जब एक बहुत बुरा अर्थक्वेक हुआ था जो बिल्कुल ही बलूचिस्तान को फ्लैट किया था, many members of my family perished in that. So एक बहुत सर्वाइव भी किए, उनकी भी एक स्टोरी है। So through events, खाना, उनके जो बहुत बलूचिस्तान में बहुत वेल नोन शेफ्स हैं, मगर मे बी दूसरे इलाकों में पाकिस्तान में उनको नहीं जानते, उनकी भी कहानियाँ हैं। सही। सो हमारे जो रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में भी अच्छा, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बात भी करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि फेवरेट डिश क्या आप सोचें, उस पर प्रोफेसर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इंसानी हकूक़ हमारा आज का टॉपिक है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, कितना इस पर फोकस किया गया है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी हुकूक़ जिसे हम आम तौर पे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इसका तसव्वुर कुरान करीम ने इस आयत से बड़ा वाज़ेह किया है, जो कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा है, उनको शर्फ़ बख्शा है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बनी आदम, आदम की औलाद, ये लफ्ज़ बड़ा वसी है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, उनको तकरीम से नवाजा है, नहीं, बल्कि इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बनी आदम का, यानी कि जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर बसता है वो इंसान बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ है। इस हवाले से दूसरी बात यह है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, और ये जो अशरफुल मखलूक़ात है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस, ये जो अल्लाह की मखलूक़ात है उनमें बेहतरीन मखलूक, हर लिहाज से जो क्रिएशन है उसकी वो भी इतनी बेहतरीन है कि सूरह क़द्र के अंदर इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंसान को हमने बड़े खूबसूरत सांचे में उसको हमने पैदा किया है। तो ये जो आयात हैं मुख्तलिफ़, अगर इन पे आप गौर करें तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन अल्फाज पे गौर करें
तो हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर एक मर्तबा आ जाता है वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, और इसी वजह से इसको अशरफुल मखलूक़ात भी कहा गया कि तमाम जो 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात में सबसे मुअज़्ज़ज़ इसको बनाया है। और अब दूसरी बात इस हवाले से ये है कि मैं इस चीज़ को भी ज़रूरी समझता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी देखें कि हम जब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो ये बात क्यों की जाती है, इसका जो एक एस्पेक्ट है हिस्टोरिकल हवाले से वो क्या है। देखें वेस्ट में जब डार्क एजेस जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल था, उसमें एक बादशाह होता था, फिर एक तरफ जागीरदार होते थे और एक तरफ पापाई रूम होता था। तो ये ट्रायंगल इस तरह का था कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये होता था कि आपस में जब भी किसी के ऊपर कोई मसला आता था तो बाकी दो भी उसकी फेवर में खड़े हो जाते थे। सही। तो सब की वजह से ये हुआ कि लोग जो हैं वो उन पे जुल्म भी हुआ, इस्तेहसाल भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो लोगों ने उसको बर्दाश्त किया, एक अरसे तक बर्दाश्त किया। फिर 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 2015 में जी 1215 में 1215 में मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था, बेसिकली ये एक एग्रीमेंट था इन दोनों के दरमियान, बादशाह और जागीरदार के दरमियान, के इनमें जो इख्तियारात थे उन पे झगड़ा हो गया था, तो उसकी सेटलमेंट के लिए बेसिकली ये एक एग्रीमेंट हुआ था। और इसको कहा यह जाता है कि इंसानी तारीख़ का ये पहला रिटन एग्रीमेंट था जो एक हुआ इस हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अच्छा, इसका एक पर्सपेक्टिव तो ये है। फिर इसके बाद ये हुआ कि ये आगे चलता रहा। पापाई रोम जो है, जो मज़हब था वो साइड पे था, मज़हब की इस रस्साकशी में मज़हब नहीं आया। मज़हब पे गिरफ्त वेस्ट में कब आई, जिस वक्त ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। उस दौरान जो है मज़हब ने, ये जो मजहबी लोग थे इन्होंने ये कहा कि जी नहीं, आप ये जो साइंसी नज़रियात पेश कर रहे हैं कि ज़मीन चक्कर लगा रही है, तो ये इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये हमारे जो है ना नज़रियात जो लिखे हुए हैं उनमें नहीं है। तो उनका ऐसे जो भी दावा करता साइंटिस्ट उठता तो उसको कत्ल कर दिया जाए। उस पर लोग खड़े हुए। तो फिर जो है ना, और ये वो वक्त था कि उस वक्त ऑक्सफोर्ड भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस वक्त वो इबादत गाह थी। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी कि वो एक लोगों की तरफ से रिएक्शन आया और उसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया। सही। अच्छा, जब ये सब हुआ तो अब ये एक ट्रायंगल था, ये ख़त्म हुआ। आगे कब चल के जब इनकलाब फ्रांस आया 1789 में, पूरी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। 1789 में जब ये इनकलाब फ्रांस आया ना, तो उसमें ये हुआ कि ये सारी इजारादारी जो ट्रायंगल था, लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा कि अब जो है अवाम की हुकूमत होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा सर, एक और चीज़, वो ट्रायंगल आप कह रहे होंगे जिस तरह के रूलिंग, फिर आपका जिस जज एंड पनिशर, ये वाला ट्रायंगल था? नहीं, उसमें पोप भी थे जो मजहब को रिप्रेजेंट करते। तो वो रिलीजियस अथॉरिटी द मेन, और उसके बाद आपके पास आएगा जो कि रूलिंग पास करे, जैसा कि हमारा फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, और उसके बाद पनिशर वुड भी जिस तरह पुलिस हो गई जाएगी। वो बादशाह था और बादशाह का नाम जॉन था उस वक्त। ठीक है। अच्छा, ये सब हुआ। और फिर जब ये रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें ये चीज़ हुई कि उसके बाद से एक और एग्रीमेंट हुआ, तो उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन, उसको नाम दिया गया। और ये जो हुआ ना, इसमें बहुत सी चीज़ें दोबारा से लिखी गई। ये 700 साल तारीख़ थी, पस मंज़र था कि लोग जो हैं उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा था और उस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। उस स्ट्रगल के नतीजे में पहला तो वो एग्रीमेंट हुआ मैग्ना कार्टा, फिर दूसरा एग्रीमेंट हुआ वो था इसका रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो हुआ। फिर आगे चल के इसको भी मज़ीद एक आप कह लें इसको अपडेट किया गया। वो क्या था, 1948 में 10 दिसंबर 1948 हाँ, इसमें हुआ था यूनाइटेड नेशंस का जो ये है ना चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये सामने आया, ये डेवलप किया गया। और ये जो था ये इन सारी इर्तिकाई मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा। और इसको ये कहा गया कि अब ये एक दस्तावेज है
और इसको यूनिवर्सल का भी नाम दिया जाता है। अब भी मैं आने से पहले UNO की वेबसाइट देख रहा था तो उस पर भी यूनिवर्सल लिखा हुआ था, इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये अब इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा बुनियादी मुसवदा है कि जो इंसानी हुकूक की नुमाइंदगी करता है और इसके ज़रिए से इसमें जो तमाम शिक़ें हैं उस पर अमल करना तमाम अक़वाम के लिए ज़रूरी है, लाज़मी। एक नज़रिया ये है, एक नज़रिया और है, वो ये है कि जो दस्तावेज़ है इंसानी हुकूक की पहली, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश की गई थी, सामने आई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे राइट्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिए। अब वो राइट्स क्या थे? बहुत से राइट्स थे उस ज़माने में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिए हैं। उनमें जब हम बात करते हैं एक राइट की, मैं एक मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास टाइम हो तो एक छोटा सा मैं वाक़या एक शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। मुआख़ात मदीना हुई थी, ब्रदरहुड मदीना में, जब लोग यहाँ से माइग्रेट करके मक्का से गए थे मदीना तैयबा में। जब वहाँ गए तो ये लोग तो चूँकि माइग्रेंट्स थे, वहाँ पे इनकी रिहाइश नहीं थी, आप सामान गए थे तो आपने एक एक का भाई बना दिया, जो वहाँ के लोकल थे उनका भाई बना दिया, अंसारियों का भाई बनाया मुहाजिर को। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो वहीं के लोकल थे मदीना के, इनका भाई बनाया हज़रत सलमान फ़ारसी को। हज़रत सलमान फ़ारसी जो हैं ये बड़ी उम्र के थे, किताबों में यहाँ तक आता है कि उनकी एज उस वक्त मोर देन 200 ईयर्स थी, 200 साल से भी ज़्यादा बड़े थे, और बड़े जहाने दीदा बंदे थे कि उन्होंने ट्रैवल की थी, बड़ी एक स्ट्रगल थी उनकी लाइफ में, फिर यहाँ पहुँचे मदीना में। जी। तो जब ये इनके भाई बने ना तो इनके घर गए। अब शुरू में ये था कि बिल्कुल भाइयों वाले हुकूक, दोनों के बिल्कुल सगे भाइयों जैसे हो गए। अब जब उनके घर गए तो देखा कि घर के अंदर औरत घर की जीनत होती है, औरत की वजह से नजर आता है घर के अंदर पर्दे लगे हुए हैं, घर के अंदर डेकोरेशन पूरी तरतीब, वो नहीं नजर आई उन्हें। तो वो परेशान हुए, उन्होंने पूछा भाभी से कि भाई ये क्या मसला है। उन्होंने कहा ये बहुत नेक आदमी हैं, ये दिन के टाइम रोज़े में होते हैं, रात के टाइम ये इबादत में होते हैं, तो मैं किसके लिए घर को संवारूं या खुद को संवारूं। ये पहली चीज़ थी जो इन्होंने नोट की। दूसरा, जब ये खाने पे बैठे तो अबू दरदा ने कहा कि जी आप खाएं। सलमान फ़ारसी तो बाबा जी ने कहने कि भाई आप भी खाओ, कहने कि नहीं जी मैं तो रोज़े से हूँ। उन्होंने कहा नहीं खाओ, मेरे साथ खाना खाओ। अब वो अरबों के कल्चर में एक मेहमान नवाजी बड़ी वो मशहूर है, तो वो उन्होंने कहा कि चलें अब मैं रोज़ा तोड़ता हूँ। रोज़ा तोड़ के उन्होंने, वो नफली रोज़ा था, रमज़ान का नहीं था, वो तोड़ के उन्होंने इनके साथ खाना खाया। दूसरी चीज़ हो गई, शाम के टाइम जब ये सोने लगे तो इनका बिस्तर बिछा हुआ है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का नहीं बिछा हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं, सलमान फ़ारसी ने पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप क्यों नहीं सो रहे? उनका मैं तो नफल पढ़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इधर बिस्तर लगाओ और सो जाओ। अच्छा, वो लेट गए। इन्होंने कहा बाबा जी की आंख लगेगी तो मैं दोबारा इसको करूँगा। तो वो जैसे ही बाबा जी की आंख लगने लगी, हज़रत अबू दरदा उठे, नफल पढ़ने लगे, तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई वापस आ जाओ, सो जाओ। सो गए। तहज्जुद के टाइम दोनों उठे, इन्होंने नफल पढ़े। अब फजर का टाइम हुआ तो ये सब दोनों गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने पूछा कि हाउ वाज योर डे, आपका पहला दिन कैसा था? तो हज़रत अबू दरदा ने तो बड़ी चीज़ें महसूस की हुई थी, वो तो बोल पड़े कि इन्होंने तो ये किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। हज़रत सलमान फ़ारसी का एक जुमला इस मौके पे बड़ा मशहूर है, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़, आपके रब का भी आप पर हक़ है, वली ज़ौजिका अलैका हक़, आपकी वाइफ का भी आप पर हक़ है, फ़ाती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा करो। जब ये सारी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई तो आपने कहा कि सलमान ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। मतलब कि सबका हक़, बिल्कुल सही, सबका हक़ उसे देना। साहब थैंक यू सो वेरी मच। लुइसा आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन हज़रात, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमें जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट
बुक करवाए। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। Health and Nutrition segment is brought to you by FFC। बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। अच्छा नीलुफ़र, एक और चीज़ हम बात कर रहे थे, वो है इंसानी हकूक़ की, तो हम बात ही कर रहे हैं। एनिमल राइट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लाम में। जी। तो जो एलिफेंट अभी कराची ज़ू में है, नूरजहां के नाम से, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हॉरेबल, बहुत ही बुरी कंडीशन में वो एलिफेंट है। 3 महीने से बहुत लोग सोशल मीडिया पे कोशिश कर रहे हैं कि कराची म्यूनिसिपल कमीशन को अलर्ट करें या कुछ हमदर्दी हो। दुनिया से वेट्स भी आना चाह रहे हैं, लोकल वेट्स भी आना चाह रहे हैं। एनिमल राइट्स के लोग पागल हो रहे हैं कि मेहरबानी करके इस हाथी की मदद करें। वो अपने पाँव, दोनों जो पीछे पाँव हैं, वो उस पर कोई डिजीज़ हो गई है, वो खड़ा नहीं हो सकती, या बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती, और वो अपने आप को बार बार मार रही है ट्री के, लाइक दरख्त पे, कि इतना उसको बर्दाश्त से बाहर है। मगर इतनी बेदर्दी से KMC ने 3 महीने से कुछ किया नहीं है, और हमने लोगों को फ़ोन किए। आई थिंक मीडिया पे काफ़ी वॉइसेस रेज हुई हैं और इस पे आई थिंक कुछ काम होना शुरू हुआ होगा डेफिनेटली। राबिया कुरैशी से मैं तारुफ करा दूं व्यूअर्स का। राबिया ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और राबिया जो हैं हमेशा देख के मोटिवेशन होती है कि यू नीड टू बी फिट। बिल्कुल। मतलब कि कई बार होते हैं ना, आप जिम एक्सपर्ट देखते हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं खुद बहुत मस्कुलर होते हैं, तो बंदा कहता है यार ये इससे ऐसा नहीं मुझे बनना। अचीवेबल है या नहीं? अचीवेबल है कि नहीं है। तो राबिया, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। थैंक यू। आप पहले भी एक दफ़ा आई थी। राबिया ये बताइए कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बच्चे जो होते हैं, ऑब्वियसली हम रोज़ा रखने की आदत डालते हैं 7 साल की उम्र से, और फिर 11 साल के बाद फिर हम इसको पक्का करते हैं, पुख्ता करते हैं साथ को। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो 1 रोज़ा रखते हैं या 2 रोज़े रखते हैं, और बड़ा वो उसकी सेलिब्रेशन होती है, रोज़ा कुशाई भी होती है। एक्सरसाइज और फिटनेस के हवाले से बच्चों का तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, वो तो सारा दिन खेलते कूदते रहते हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या सही एज है एक बच्चे को एक डिसिप्लिन और रेजीम में डालने का, फिजिकल फिटनेस? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि 7 साल से हम लोग बच्चों को आदत डालते हैं, सो दिस इज़ समथिंग दैट हमारे रिलीजन ने चीज़ इंट्रोड्यूस कराई हुई है। अगेन, आप बच्चों को छोटी एज से जब किसी चीज़ पे आदी करते हो, तो दैट्स व्हेन दे मेक दैट हैबिट। एक्टिव बच्चे होते हैं, लेकिन आई थिंक जब रोज़े रखे होते हैं तो बच्चे खुद ज़रा माइंडफुल हो जाते हैं कि मेरा रोज़ा है, तो एक्टिविटी लेवल उसके हिसाब से करते हैं, कम हो जाता है। बिल्कुल कम होता है। आज बल्कि व्हेन आई वाज लीविंग, मेरा नेफ्यू हु इज़ अराउंड 7, उसका रोज़ा था आज 3रा। तो आके उसने मुझे बड़ा ऐलान किया कि दी मेरा रोज़ा है, बट ही वाज वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट अपनी एक्टिविटी लेवल। तो एक्टिविटी बच्चे मेरे ख्याल उसी के हिसाब से करते हैं, तो रोज़े रखने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन किस एज से इनको एक्चुअली एक फिजिकल फिटनेस की रेजिम में आना चाहिए आपके ख्याल में? 12 साल, 14 साल? आई थिंक 13-14 इज़ अ वेरी गुड एज, क्योंकि बच्चे नॉर्मली हम स्कूल्स में देखते हैं उनकी हर वक्त भाग दौड़ तो हो रही होती है। जितना जल्दी आप उनको इन चीज़ों में डालोगे, दैट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। तो आई थिंक ये छोटी एज से कैन वी इंट्रोड्यूस, हम उनको जिम में लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। वेट्स वगैरह बच्चे उठा सकते हैं या नहीं? 13 इज अ गुड एज टू स्टार्ट विद। हल्की बॉडी। मैंने एक और चीज़ सुनी है, ये शायद मिथ है, आई एम नॉट रियली श्योर, कि अगर आप वेट्स उठाते हैं तो बच्चों का कद नहीं बढ़ता। आई जस्ट न्यू इट यू गोना से इट। नहीं, ये मिथ है, नथिंग लाइक दैट। मैंने इतनी दफा ये सुना, ये मैंने बहुत से मिथ है ना, अक्सर बुजुर्ग कहते हैं दूध नहीं पियोगे तो कद नहीं बढ़ेगा, और तो ये नहीं होगा। बिल्कुल, जबकि होता ये कि अगर आप प्रोटीन और इन चीज़ों की इंटेक अर्ली एज पे अच्छी रखो, तो बच्चों की हाइट निकले। तो इट्स ऑल अबाउट फूड, व्हाट यू गिव इन।
आप खाना अच्छा खिलाओगे, खुराक अच्छी दोगी, हाइट निकलेगी। अच्छा भाई, नीलोफर से बात करते हैं। सारा, नीलोफर एक टोकरी साथ लेके आई है। मैं तो समझा कि कोई कुछ हमारे लिए कुछ लेके आई है। मैंने कहा नहीं, इसको नहीं खाना, ये रॉ है। मैंने कहा अच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, नीलोफर बताइए जरा। अच्छा मैं जरा बताती हूँ। हाँ, इस किताब में इनकी रेसिपीज भी हैं। ये है लांदी। लांदी है दुम्बा का जो गोश्त है, उनको एक मज़ीद एक प्रोसेस से हम उनको पूरा जो दुम्बा है उसको क्योर करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। 2 महीने लगते हैं गोश्त को। आई मीन खाल उतरता है और अंदर से अच्छी तरह से साफ़ होता है। और एक मेरी वीडियोस पाकिस्तान ऑन अ प्लेट में आपको मैं दिखाती भी हूँ, और किताब में रेसिपी भी है। और फिर ओरिजिनली जो मसाले थे वो सिर्फ नमक और हींग होता था। अब तो ऑफ कोर्स आई मीन यू नो लाइक इतने सारे मसाले आ गए हैं, सो हर फैमिली में जो लांदी बनाते हैं वो उनकी अपनी एक रेसिपी होती है। एक और चीज़ भी मैंने पूछनी थी कि ये तो काफ़ी पुराने वक्तों का होगा, क्योंकि मगर अभी तक ये हम बनाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में फ्रिजेस वगैरह नहीं होते थे, तो वो उसी की वजह से बिल्कुल प्रिजर्व करने के लिए, बिल्कुल प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। उसी अच्छा, इसको हम खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अफ्तारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे वालिद को तो लांदी इसी फॉर्म में बहुत पसंद है। अच्छा, तौकीर भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। हम लोग बहस कर रहे, आप सॉरी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो लांदी बना रहे हैं ना, गोरे इसको कहते हैं, हम जो प्रोसेस में सीखते हैं ना इसको बोलते हैं शाकूटरी वेस्ट में। एंड दे आल्सो कॉल इट बीफ टर्की। ये बड़े बड़े स्मोकर्स होते हैं जिसमें हम लोग ये करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को, उस कमरे को ना, उस डिग्री में, उस क्लास को हम कहते हैं शाकूटरी। और यहाँ पे नेचुरल अंदाज में आपके बनते हैं ये। आपने बाजार में आप लेते हैं ना ये जितने भी पिज़्ज़ा वगैरह पे चीज़ आती है सूखी हुई, और ये सारी चीज़ें शाकूटरी से। और ये बिल्कुल इनका वो तरीका पुराने वक्तों से। बिल्कुल, दिस इज द एंशिएंट वे ऑफ क्योरिंग मीट। इसको हम ओवन में भी वगैरह डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग को उसी प्रॉपर क्योरिंग वे में करना? बलूचिस्तान में जब सर्दी का मौसम होता है, उस बिल्कुल हाइड्रेशन नहीं है ना, ह्यूमिडिटी नहीं है। सो इवन इन बलूचिस्तान सिर्फ 2-3 इलाकों में ये बनाते हैं, बिकॉज वहाँ बिल्कुल कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इसलिए वो प्रिजर्व्ड रहता है। जी, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो फिर इट विल रॉट, खराब हो जाएगा। अच्छा, और क्या भी आप? ये है क्रुत, KRUT। ये है डिहाइड्रेटेड मिल्क। लस्सी बनती है, लस्सी को आप डिहाइड्रेट और बॉल्स में बनाते हैं, और फिर इसको आप खुश्क करते हैं, और फिर रिहाइड्रेट करते हैं, और चटनी बनाते हैं, डम्पलिंग्स बनते हैं, और आश जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है, आश। सो ओरिजिनली आश क्रुत से बनता था, योगर्ट से नहीं, दही से नहीं। सो ये एक खुसूसी इंग्रेडिएंट है जो बहुत बलूचिस्तानी रेसिपीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्या है? और ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दाल सबसे ज़्यादा अनयूजुअल इंग्रेडिएंट है। ये मटर है खुश्क। आप समझते हैं मटर है, मगर ये है वाइल्ड पिस्ताशियो बीन। जंगली पिस्ते की बीन्स जी, जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान में उगता है। और जैसे दूसरे इलाकों में पाकिस्तान में जैसे आप नस्वार खाते हैं, बलूचिस्तान में ये चुआ जाता है, मतलब इसको आप चबाते हैं। इसके अंदर भी वो नस्वार वाली क्वालिटीज नहीं होंगी ना, ये तो हेल्दी होगा। दिस इज ग्लूटेन फ्री, all the frees that you know it's healthy, very healthy ingredient. इससे सूप बनता है, ठीक है, और इसका तेल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये मजीद जो है ना डिटेल्स इस पे लेंगे। एक छोटी सी हमें ब्रेक पे जाना है, न्यूज़ ब्रेक पे। वापस आके ये सारी डिटेल्स लेते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है जी, बड़े मज़े की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अफ्तारी के बाद इन पे अमल कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। Health Nutrition segment
was brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमज़ान पाकिस्तान। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है। मुझे मिर्गी है तो क्या होगा? मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम ले रहा है। इन्हीं साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्फ के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए। पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान अल मुबारक नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। इरशादे बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों
और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। बरूकार लाते हुए इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का काम निहायत ध्यानदारी से सरअंजाम दूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुफादात को नुकसान का कोई एहतमाल हो। बिलहाज ओहदा इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की कोई ऐसी बात जिसका सीगा राज में रखना जरूरी है, इसको एसोसिएशन के मुफादात के खिलाफ कभी फाश न करूंगा। मैं अहद करता हूं कि इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मंशूर की हदूद में रहते हुए एसोसिएशन के मेंबरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा और एसोसिएशन के इज्तिमाई मुफादात को अपने ज़ाती मुफादात पर हमेशा तरजीह दूंगा। मैं नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। आमीन। मुबारक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अलहदगी के बाद 4 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा तलब। पहले भी कहा था कि सियासी जमातें डायलॉग करें। दर्जा हरारत कम करने के लिए डायलॉग शुरू किया जाए तो समाअत आगे की जा सकती है। अदालत को पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराई जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। सब आइन के पाबंद और इस पर अमल दरामद चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर फैसला देने से कबल मुशावरत नहीं की गई। ये मुकदमा 1 मार्च के फैसले का तसलसल है। पहले रोज से कहता रहा कि अदालत पहले 1 मार्च के फैसले का तनाज़ा हल करे। अब तक 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मामला इंतहाई कौमी अहमियत का हामिल है। 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस के फैसले से साबित हो गया कि पटिशन खारिज हो गई। चाहते हैं कि इंतखाबात का मामला 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट सुने। सियासत में मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें इज्तिमाई दानिश बरूएकार लाने की ज़रूरत है। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए अक़लियती नहीं अक्सरियती फैसले करना होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। इमरान खान बताएं कि आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए थे। अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने से लेकर अदालत उज़्मा में अपने बंदे मौजूद होने और परवेज इलाही का केस मनपसंद जज के सामने लगवाने तक इमरान नियाजी के सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवा लिए हैं वो उनका पीछा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। एक ज़हनी मरीज शख्स पूरे मुल्क को आगे लगाना चाहता है। पहले कागज लहराकर साइफर की कहानी घड़ी और फिर असम्बलियां तोड़ दी। ज़हनी मरीज शख्स ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से गैर आईनी इक़दाम कराए। इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। जमहूरी जमातें आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन के मैदान में नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमाराती सरमायाकार कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म के अमाराती वफ़द को काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश। बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में मज़ीद वसअत चाहते हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा। आटा फराहमी के अमल का जायजा लिया।
वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन से इंतज़ामात से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। शनाख्ती कार्ड पर आटा तकसीम का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में एक कदीम मंदिर में कुएं की छत गिरने से 36 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मंदिर अकीदतमंदों से भरा हुआ था। कुएं की गहराई 50 से 60 फीट थी। और श्रीलंका क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने में नाकाम। हैमिल्टन में तीसरे दिन वनडे मैच में न्यूजीलैंड की 6 विकेटों से कामयाबी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली। 1996 की चैंपियन श्रीलंका को अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मरहले से गुजरना होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Asmaul Husna is brought to you by New City Paradise. Come home to a place where you belong. New City Paradise. Come home to the extraordinary. Asmaul Husna was brought to you by New City Paradise. Come home to a place where you belong. New City Paradise. Come home to the extraordinary. रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सारा भट्टी। और सारा, आपको मुझे पता है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हम सबको ही आ रही है। तो चेक कर लें तौकीर भाई ने क्या बनाया जी। और आज देखते हैं कि तौकीर भाई ने बनाया क्या है और कौन सी रेसिपी है जो कि हम इफ्तारी में अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे थाई जी, ऑयस्टर चिकन, यस, इंग्रेडिएंट्स हमने आपकी स्क्रीन पे दिखाए थे। प्रोसेस मैंने आपको बताया था कैसा। अब आपको इफ्तारी के बाद आपने टेस्ट करके हमें बताना है बिल्कुल कल की ट्रांसमिशन में कि हमने कैसा बनाया। तो हम इसको भी डिश आउट कर रहे हैं। आप सिर्फ देखें कि जो ऑयस्टर सॉस है, इसकी वजह से ये जो आप जो इसकी लुक है ना इसकी, जिसमें शाइनी भी है और हल्की सी डार्कनेस भी है। अच्छा, मुझे ना ये और ऑरेंज चिकन टाइप डिशेस आई रियली लाइक द चाइनीज। इसको ना इसके लिए आपको यू डोंट नीड अ ब्रेड। या सी दैट्स समथिंग people take with the white rice, but really you don't have to. वैसे आप आई थिंक खाली भी खा सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने ऑरेंज चिकन खाली, मैंने तो खाली खाई थी, और वो भी आप कर सकते हैं अगर आप थोड़े से कार्ब कॉन्शियस हैं। तो अगर आप इसको really enjoy करना चाहते हैं ना, तो you must try without rice, bread बनती नहीं इसके साथ। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने सिर्फ जो है ना टच देना है इसका, गार्निश कर दिया। थैंक यू सो मच तौकीर भाई, ज़बरदस्त। इस पे अब बात करेंगे हम नीलोफर से। नीलोफर, मुझे ये बताइए कि आपने रिलीफ वर्क भी काफ़ी किया जी। जब ज़लज़ला आया बलूचिस्तान में, आवारन के इलाके में बहुत तबाही हुई। उससे पहले ज़लज़ला 2005 में जब आया तो कश्मीर में आपने वहाँ भी गई। फिर अभी सिंध में 2010 के ज़लज़ले जो सैलाब आए थे, उसमें आपने बहुत काम किया। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप यूनाइटेड नेशंस के साथ ही आई बिलीव, उस हवाले से ज़रा कुछ शेयर करेंगे अपना, अभी भी काम कर रही हैं आप? जी, इस बार तो मैं अकेली काम कर रही हूँ, सो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। 20 साल का एक्सपीरियंस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। जैसे मैंने आपको कहा था 2005 में मैं आई थी जब इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। वी लॉस्ट 87,000 पीपल ओवर हियर। सो मैं यूएन हैबिटेट के साथ थी, हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन का एक वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन में। सो लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स की